हेलो स्टूडेंट्स, ये एलिमिनेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम E2 E1 मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें E1 CB मैकेनिज्म डिस्कस करना है। और ये हमने फर्स्ट वीडियो में पहले बोल दिया था कि यदि H एंड लिविंग ग्रुप एक साथ जाएगा तो E2 मैकेनिज्म होगा। लिविंग ग्रुप यदि पहले जाएगा, H बाद में जाएगा तो E1 मैकेनिज्म होगा। और यदि H पहले जाएगा, लिविंग ग्रुप बाद में जाएगा तो E1 CB मैकेनिज्म होगा। उस तरीके से हमें मैकेनिज्म याद तो है। ठीक, एक बार मैकेनिज्म लिखा हुआ देखें तो मैकेनिज्म में होगा ये कि लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो मुझे अल्फा कार्बन बोलना होता है और उसका एडजेसेंट कार्बन मुझे बोलना होता है बीटा कार्बन। अब आप जो बेस यूज करते हो, ये बेस क्या करेगा, बीटा एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बीटा एच का रिमूवल होगा बहुत फास्ट। तभी यहाँ पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बेनाइन और बेस एच को लेकर अलग हो जाएगा। अब यदि कार्बेनाइन बना तो नेगेटिव के एडजेसेंट कार्बन पे डेल्टा प्लस रहेगा बिकॉज लिविंग ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये माइनस क्या करेगा, माइनस प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। बेस और लिविंग ग्रुप पहले अलग हो चुके थे। ये मैकेनिज्म। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये मैकेनिज्म कंपीट करेगा E2 मैकेनिज्म से कि भाई यहाँ पर E2 मैकेनिज्म हमने क्यों नहीं लिखा। ठीक, हमें कैसे मालूम चलेगा कि E1 CB मैकेनिज्म मुझे कब लिखना है, कब लिविंग ग्रुप पहले जाएगा, कब H पहले जाएगा, कब दोनों एक साथ जाएगा, हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यदि मैं इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आऊँ E1 CB मैकेनिज्म में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एनी ग्रुप विच मेक्स द इंटरमीडिएट कार्बोनाइन मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस फेवर्स द रिएक्शन। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले भी जीओसी में बोला है कि रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड और रिएक्टिविटी इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। तो यदि बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर। पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यदि लिविंग ग्रुप बेटर हुआ ना तो लिविंग ग्रुप पहले हटने लग जाएगा और पहले हटने लग जाएगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ तो E1 हो जाएगा। और मॉडरेट लिविंग ग्रुप हुआ तो H और लिविंग ग्रुप एक साथ हटने लग जाएगा। तो लिविंग ग्रुप पुअर होना ज़रूरी है। लिविंग ग्रुप पुअर रहे और बनने वाला इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्रुप प्रेजेंट रहे, वो ग्रुप नॉर्मली कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि EWG मेक्स द एनाइन कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। तो यदि स्टेबल कार्बोनाइन देखते हैं तो जैसे ये देखो हमने स्टेबल कार्बोनाइन लिखा हुआ है। स्टेबल कार्बोनाइन ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बेंजाइलिक पोजीशन पर है और ये माइनस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ होगा। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पर माइनस NO2 के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसलिए स्टेबल है। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसलिए स्टेबल है। कहने का मतलब यदि मैं देखूँ तो ये लिविंग ग्रुप वाला कार्बन अल्फा कार्बन था और उसका एडजेसेंट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा पोजीशन है, वो है बीटा पोजीशन। इसका मतलब बीटा पोजीशन पे क्या होना ज़रूरी है, बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है E1 CB मैकेनिज्म के लिए। और ये कंफर्म है, ये तो GOC का रिजल्ट है कि जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। मतलब यदि एक से ज़्यादा पॉसिबल बीटा पोजीशन होंगे तो मेजर प्रोडक्ट किस साइड से बनाएंगे, जिस साइड से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता हो। ये E1 CB मैकेनिज्म है। अब यदि बात करें तो एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो हमने पहले भी बोला है यहाँ पर E1 CB होने का रीज़न, हमने पहले भी बोला था E2 मैकेनिज्म में कि OH कभी भी E2 मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसमें E2 तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर यदि ये वाला अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन कौन सा है, ये वाला। और बीटा पे ये जो H है यहाँ पे ये एसिडिक है, क्यों, प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा H ऑफ NeWG इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो बेस क्या करेगा, बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट किया, बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो OP माइनस आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब यहाँ पर ये जो वाला माइनस है ये वापस से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप को इस लास्ट में निकाला जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर एलिमिनेशन के बाद मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बना, अल्फाइन बीटा पोजीशन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना। तो ये E1 CB को फेवर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पर मैकेनिज्म E1 CB मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पर
जो ग्रुप प्रेजेंट है वो बनने वाले एनाइन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक, और इम्पॉर्टेंट देखें, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं दे आर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और अपने सिलेबस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट ईजिली। तो मैं ये बात पॉइंट लिख ही देता हूं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या इंपॉर्टेंट है, कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजीली। देखो अब कंपैरेटिवली हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट बोल रहे हैं, कार्बोनाइल से बेटर EWG रहेगा तो इससे और ज़्यादा इजी हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली हम डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटाइन बनाते हैं, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एलिमिनेशन में जो मैकेनिज्म होता है दैट इज E1CB मैकेनिज्म। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये कार्बोनाइल के बीटा पोजीशन पर अल्फा है, यहाँ पर भी मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1CB मैकेनिज्म होगा 2 बार, और एलिमिनेशन के बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे यदि हम और एग्जाम्पल्स लिखें तो जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, सेम टू सेम एग्जाम्पल ये था। ये ज़रूरी नहीं कि मैं लिविंग ग्रुप OH ही लूँ, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिविंग ग्रुप यहाँ पर हेलोजन लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बीटा पोजीशन है उस पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बनने वाला माइनस रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसीलिए इस तरीके से एल्कीन बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने स्टार्ट वहाँ से किया। बाकी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें बीटा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग EWG रहेगा वो E1CB मैकेनिज्म को फेवर करेगा। क्लियर है। अब यदि मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स में बात करूं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है -I इफेक्ट वाला ग्रुप, और -I इफेक्ट यदि मैं बोलूँ ये काउंट होता है स्ट्रॉन्ग EWG में काउंट होता है, और स्ट्रॉन्ग EWG में काउंट होगा। देखो पहले मैं डिसाइड कर लूँ ये अल्फा पोजीशन है, और किसी एक को मैं β1 बोल लेता हूँ और इसको मैं बोल लेता हूँ β2। अब मेरे पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं β1 पे या β2 पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज बनाऊँ यदि E1CB है तो, और यदि E2 मैकेनिज्म है तो मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊँ। तो यहाँ पर ये जो F है फ्लोरीन है ये होता है पुअर लिविंग ग्रुप, और पुअर लिविंग ग्रुप है इसलिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो होगा E1CB मैकेनिज्म होगा। देखो जब हमने स्टार्ट किया था E1CB मैकेनिज्म हमने तब बोला था E1CB मैकेनिज्म के लिए 2 फेवरेबल पॉइंट हैं, एक बीटा पोजीशन पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप रहे, और सेकंड पुअर लिविंग ग्रुप रहे। पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो H का एब्स्ट्रैक्शन अपने आप फास्ट हो जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप सेम टाइम पे निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, E1CB मैकेनिज्म होगा, और E1CB यदि मैकेनिज्म हम लिखेंगे इसमें तो यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं, या तो मैं β1 पे नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा फ्लोरीन ऐसा रहेगा, या तो मैं β2 पर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा और β2 पे बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब ध्यान से देखें तो ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है और ये प्राइमरी कार्बोनाइन है, ठीक। इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये क्या करेगा, ये माइनस लिविंग ग्रुप को हटाएगा, डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा, फ्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा, माइनस डेल्टा प्लस पर अटैक करके फ्लोरीन को दोनों केस में रिमूव करेगा। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसको आप सेटजेव प्रोडक्ट बोलते हो, और यदि ऐसा लिया तो यहाँ पर जो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट जिसको अपन हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और चूंकि प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल इसलिए यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो 1-ब्यूटीन बनेगा, जो सेकेंड वाला है वो कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर E1CB मैकेनिज्म होने का रीज़न क्या हुआ, पुअर लिविंग ग्रुप होना। क्लियर है। अब जरा एक बात और देखते हैं, यदि हम EWG लेते हैं, जरा हम E1CB और E2 मैकेनिज्म में कंपैरिजन ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इन ग्राफ में जो रेड कलर है वो E1CB को बता रहा है और ब्लू कलर जो है वो E2 मैकेनिज्म को बता रहा है। मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो है ये E1CB मैकेनिज्म है और ये E2 मैकेनिज्म का ग्राफ है, ये E2 मैकेनिज्म का ग्राफ है और ये E1CB मैकेनिज्म का ग्राफ है ग्राफ।
अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारा चॉइस होता है कि हम लेबोरेटरी में चाहे तो E1CB करा सकते हैं, E2 करा सकते हैं। यदि कंपाउंड की चॉइस पूछें तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में लिखा है व्हेन कार्बोनाइन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यदि बीटा पोजीशन पे रेजोनेंस से स्टेबल करने वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर जो बनने वाला एनाइन बनेगा यहाँ पर R-, ये हाईली स्टेबल नहीं होगा। और हाईली स्टेबल नहीं होगा इसका मतलब एनर्जी, यहाँ पर ग्राफ एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में बनाया है। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप नहीं है तो एनाइन स्टेबलाइज नहीं होगा। स्टेबलाइज नहीं होगा मतलब लेस स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और देखो E2 पर E2 दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली देखो, E2 का जो एनर्जी बैरियर है ब्लू कलर से वो बराबर है दोनों में। EWG का प्रेजेंट होना नहीं होना E2 पे कोई असर नहीं डालता, E2 दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि नॉर्मल EWG प्रेजेंट रहा तो E1CB डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बनने वाला एनाइन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर E2 मैकेनिज्म होगा कि E1CB होगा, यहाँ पर हमें E2 मैकेनिज्म कराना पड़ेगा E1CB से ज़्यादा। तो मॉलिक्यूल E2 के थ्रू जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन यदि कार्बोनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस तो रेजोनेंस मेक्स द इंटरमीडिएट मोर हाईली स्टेबलाइज्ड, और यदि हाईली स्टेबल बना देगा, देखो एनर्जी लाइन पर ये कितना नीचे आ जाएगा, और इतना नीचे आ जाएगा कि E2 का एनर्जी बैरियर E1CB से बड़ा हो गया अब। तो यदि स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन बनेगा तो E1CB डोमिनेट करने लग जाएगा और E1CB से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और E2 से हम प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो E1CB मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म कंपेरेटिव है। तो यदि स्ट्रॉन्ग EWG प्रेजेंट रहेगा तो एनाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और हम E1CB मैकेनिज्म करते हैं, और दी स्ट्रॉन्ग EWG प्रेजेंट नहीं रहेगा, कार्बोनाइन बनने वाला स्टेबलाइज नहीं होगा, तो फिर हम E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरीके से E1CB और E2 का कंपैरिजन होता है। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन में नेम्ड रिएक्शन है, पहले स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन हीटेड एल्कीन्स आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज हॉफमैन एलिमिनेशन। और ये है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा और नो डाउट लीविंग ग्रुप है तो ये वाला अल्फा पोजीशन है और एक बीटा पोजीशन ये जिसको मैं β1 लिख लेता हूँ और इसको मैं β2 पोजीशन लिख लेता हूँ। अब इसके मैकेनिज्म से यदि β1 का H निकाला तो ये प्रोडक्ट बनेगा और यदि β2 का H निकालता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये सेट-जेफ प्रोडक्ट या हॉफमैन प्रोडक्ट है, मैं मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी दोनों है, E1CB मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, E2 मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख के बताता हूँ। E1CB मैकेनिज्म लिखने के दो रीज़न है कि मैं E1CB क्यों लिख रहा हूँ। फर्स्ट, NMe3 प्लस स्ट्रॉन्ग EWG है। सेकेंड, NMe3 जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए यहाँ पर E1CB के चांसेस है। अब जब मैं E1CB लिखूंगा तब या तो β2 पे नेगेटिव आएगा और या तो β1 पे माइनस आएगा। β2 पे माइनस आया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, लिविंग ग्रुप हटा देगा और प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है ना, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। और यदि β1 का H निकाला होता हमने तो ये लिविंग ग्रुप को हटाता और प्रोडक्ट ये बनता, और इसको हम बोलते सेट-जेफ प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते, सेट-जेफ प्रोडक्ट बोलते। क्यों, मोर स्टेबल है, नंबर ऑफ अल्फाइड ज़्यादा है। अब इन दोनों में से मेजर माइनर डिसाइड करना है तो ये वाला है प्राइमरी कार्बोनाइन और ये वाला है सेकेंडरी कार्बोनाइन, और चूंकि प्राइमरी वाला कार्बोनाइन मोर स्टेबल होता है इसीलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, ये E1CB मैकेनिज्म से इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब यदि मैं सिमिलर रिएक्शन को E2 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन यदि करूंगा तो E2 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करने का रीज़न, E2 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर बीटा पोजीशन पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो मैं सिमिलर एग्जाम्पल में E2 मैकेनिज्म लिख के बताता हूँ। अब E2 मैकेनिज्म लिखने का मतलब, E2 मैकेनिज्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दूं, पहले भी मैंने β1 इसको लिखा था और इस कार्बन को मैंने लिखा था β2। तो बेस क्या करेगा, या तो β1 या β2 को
बीटा 1 या बीटा 2 के एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यदि एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मैं स्ट्रक्चर्स लिख के बताता हूँ, ज़रा एक मिनट रुको। जैसे मैंने एक कन्फर्मेशन ये लिखा, ठीक है ना, और मैं एक और कन्फर्मेशन लिख लूँ, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़रा देखो, सेम कंपाउंड है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बीटा 2H को यदि मैं रिमूव करता हूँ तब बीटा 2 को मैंने रिमूव करना है, तो एक फ्रंट कार्बन एक रियर कार्बन मैंने बनाया। फ्रंट कार्बन पर ये देखो 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है और उस पर है लीविंग ग्रुप है, और रियर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे तो E2 मैकेनिज्म एंटी एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ से ये वाला H जाएगा और यहाँ से ये वाला लीविंग ग्रुप हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको लिखने के दो तरीके पॉसिबल हैं भाई। इसको मैं यदि देखो तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है तो स्टैगर्ड फॉर्म ना, मैं इसको लेफ्ट के बजाय राइट में लिख सकता हूँ, तो ऐसा लिखूंगा तब भी ये दोनों ही कन्फर्मेशन से मैं एलिमिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, लेकिन ऐसा करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, जिसको हम कौन सा बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको हमने हॉफमैन प्रोडक्ट बोला था हॉफमैन प्रोडक्ट। अब यदि मैं बीटा 1 का H रिमूव करने की कोशिश करूं सिमिलर तरीके से, तो ज़रा एक मिनट रुको, मैं बीटा 1 के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बीटा 1 के लिए यदि मैं देखूंगा तो देखो, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप था, ये बीटा 2 था, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये बीटा 1। अब यदि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये फ्रंट बनेगा और रियर बनेगा ये, तो फ्रंट पे क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन, और ये क्या रहेगा, इथाइल ग्रुप रहेगा। तो फ्रंट पे देखो मैंने एक इथाइल लिखा और 2 हाइड्रोजन लिखा, और रियर कार्बन पे एक मिथाइल 2 हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, एक मिथाइल 1 हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप। तो एक लिविंग ग्रुप हो गया, एक मिथाइल हो गया और एक H हो गया। अब ये कंफर्म है कि E2 एलिमिनेशन में एंटी एलिमिनेशन ही होगा, मतलब ये वाला H और ये वाला लिविंग ग्रुप जाएगा। और लिखने के दो तरीके हैं, लेफ्ट राइट में किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो बल्की ग्रुप्स हैं ना, इनके बीच का रिपल्शन इनको अनस्टेबल बनाता है। और इनको अनस्टेबल बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, इनको अनस्टेबल, ये यदि अनस्टेबल हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, वो कैसा होगा, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसलिए ये जो हम सेटजेप प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है। तो E2 मैकेनिज्म से भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, E1 मैकेनिज्म से भी, E1 CB मैकेनिज्म से भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, ठीक है ना। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है। क्लियर है। इससे रिलेटेड और बात कर सकते हैं। यदि मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो जरा एक बार देखो, जब मैं ग्राफ में कंपेयर करता हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब यहाँ इस वाले केस में मैं ये जब बोल रहा हूं कि बल्की ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनस्टेबल TS बनेगा। यहाँ पर ये जो TS बन रहा है ना, ये अनस्टेबल TS बना, और अनस्टेबल TS बनने के कारण इस पाथ से जाएगा नहीं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और ये जो सेटजेप प्रोडक्ट था, ये कैसा प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हॉफमैन एलिमिनेशन का मैकेनिज्म हम E1 CB भी लिखते हैं, और हम कैसा लिखते हैं, हम E2 मैकेनिज्म से भी लिखते हैं। ठीक, दोनों से आंसर एक ही तरीके से आते हैं। लेकिन देखो, यदि E2 मैकेनिज्म से यदि हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पड़ेगा, हमें कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि इसको E1 CB मानकर आंसर बनाया जाए, ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने पहचाना कि यहाँ पर जो कंपाउंड है वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर ये मुझे मालूम है कि हॉफमैन एलिमिनेशन है। हॉफमैन एलिमिनेशन है तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब मैं चाहूँ तो इसको E1 CB मान के कर लूँ, चाहूँ तो मैं E2 मैकेनिज्म मान के कर लूँ। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि हम E1 CB मान के ही कर लेंगे, आंसर तो सेम ही आना, मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे जो ET था मैंने उसको ऐसा लिख दिया, अल्फा बीटा ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर, तो ये अल्फा और ये बीटा होगा। अब यदि मैं यहाँ एलिमिनेशन करता हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर बनेगा ये, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अल्फा बीटा इस वाले कंपाउंड में मानूँ तो लिविंग ग्रुप फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा ना मुझे, तो डबल बॉन्ड इन दोनों अल्फा बीटा के बीच में आएगा तो ये बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा ये। और इन दोनों में आंसर कौन सा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर बनने वाला माइनस
ज़्यादा स्टेबल होगा तो आंसर मुझे ये बोलना पड़ेगा मेजर प्रोडक्ट। देखो मैंने हॉफमैन या सेटजेव बोलकर मेजर प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया, मैंने क्या बोला, एट दिस बीटा पोजीशन कार्बेनाइन मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये वाला प्राइमरी बीटा कार्बन है और यहाँ पे देखोगे तो ये सेकेंडरी है, और प्राइमरी पे बनने वाला माइनस कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मेजर प्रोडक्ट बोला। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, देखो मैंने बिल्कुल भी हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट नहीं बोला, ना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा था। मैंने बोला था ये कि हम मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल कार्बोनाइन से बनाएंगे। क्लियर है? अब हम रिएक्शन में थोड़े और वेरिएशन इन्वॉल्व करें। तो देखो हमने अभी जितने भी रिएक्शन स्टार्ट किए, मैकेनिज्म स्टार्ट किए, वो हमने सारे के सारे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट किए। ये क्वेश्चन प्राइमरी अमीन अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और CH3I का यदि मैं एक्सेसिव रिएक्शन कराऊंगा ना तो फाइनली ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यदि मैं पूरा मैकेनिज्म लिख कर बताऊँ तो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, तो ज़रा एक बार इस मैकेनिज्म को देख लो, इस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। भाई होगा क्या, जैसे हमने यहाँ पे CH3NH2 लिया, CH3NH2 ने क्या किया, यहाँ के डेल्टा प्लस पर अटैक किया क्योंकि लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जब ये अटैक करेगा कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, लीविंग ग्रुप को हटा दिया, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। देखो H को तो एक्सपेल करना ही पड़ेगा बाद में, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आता है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा, मतलब H प्लस को एक्सपेल कर देगा। सेकेंडरी अमीन यदि CH3I एक्सेसिव है तो और आगे रिएक्शन होगा, ये टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी अमीन फिर से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, हमने ये बोला कि यहाँ पर मैं कैसे लिखूं, मैं ऐसा लिख देता हूँ RnMe3+ ये बना, और यहाँ पे बना I-, लेकिन मैंने तो हाइड्रोक्साइड बताया था। तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर Ag2O लेना पड़ता है। ये Ag2O क्या करेगा, NMe3+ हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ से AgI अलग निकल जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि हमने AgOH यूज़ नहीं किया, ऐसा क्यों? ठीक, तो AgOH यूज़ ना करने का रीज़न यदि मैं आपको बताऊं तो इसका रीज़न है I- का बड़ा साइज़। क्योंकि यदि मैं OH- डायरेक्ट ले लेता ना, AgOH लेता, तो I- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, I का आयोडीन का साइज़ इतना बड़ा है और नेगेटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में जब डिस्पर्स रहेगा तो OH- को रिपेल करेगा, और यदि वो रिपेल करेगा तो कभी भी वो अटैक होने ही नहीं देगा, तो हम हाइड्रोक्साइड बना नहीं पाएंगे, और ओनली क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर अनस्टेबल। क्लियर है ना? ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमें क्या लेना पड़ता है, Ag2 लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन लिखेंगे ना तो क्वेश्चन में हमें एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान से देखो। भाई यहाँ पे हमने स्टार्ट किया प्राइमरी अमीन से, स्टार्ट किया, यहाँ पे प्राइमरी अमीन से स्टार्ट किया, CH3I एक्सेसिव लेना पड़ेगा। Ag2O लिया है, देखो यहाँ पर AgOH नहीं लिया है, और लास्ट में हीट करना पड़ेगा। यही तो E1CB मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म, दोनों से करो, और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। 60% मतलब मोर देन 50%, उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हम मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, एक डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका बताता हूँ मैं। डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका ये है कि कंपाउंड प्राइमरी अमीन रहे, चाहे सेकेंडरी अमीन रहे, चाहे टर्शियरी अमीन रहे, हमें करना ये है, हमें नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन को अल्फा लिखना है और नेक्स्ट कार्बन को लिखना है बीटा। अब जैसे यहाँ एक से ज़्यादा पॉसिबल है तो मैंने β1 β2 देख लिया, और बस मुझे क्या करना, अल्फा से नाइट्रोजन को हटा दूँ और किसी एक बीटा को सेलेक्ट कर लो जहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। बना पाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट? तो ज़रा 1 मिनट रुको, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आओ, इस वाले एग्जाम्पल में देखो रिएजेंट मैंने नहीं लिखे, मुझे क्या करना है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी, नाइट्रोजन हटाओ और सारे मैंने बीटा पोजीशन लिख लिए, 3 डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ अलग अलग। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाऊंगा, मेजर प्रोडक्ट में ये वाला बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल,
यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोनाइन मोर स्टेबल बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। तो डिसाइड हमने क्या किया, डिसाइड हमने ये किया कि हॉफमैन एलिमिनेशन में प्राइमरी एमीन हो चाहे सेकेंडरी एमीन हो चाहे टर्शियरी एमीन, हम नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर आ जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़े एक्सट्रीम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा, एग्जाम्पल नंबर 3 इस बार सेकेंडरी एमीन है, चलेगा भाई, इससे पहले हमने प्राइमरी एमीन लिया था। अब ये मुझे मालूम है कि ये एक्सेसिव है, इसका मतलब ये क्वाटरनरी तक पहुंचा देगा, ये हाइड्रोक्साइड बना देगा, हीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है सारे अल्फा बीटा। सारे अल्फा बीटा लिखने का मतलब यहाँ पर भी मैं अल्फा बीटा यहाँ लिख सकता हूँ और मैं अल्फा बीटा यहाँ लिख सकता हूँ। और यदि मैं ऐसा लिखूंगा अल्फा बीटा, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा और सारे अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूंगा। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये, ऐसा आंसर आएगा। क्लियर है? सुन रहे ना मैंने क्या बोला, कि जितने भी बॉन्ड रहेंगे नाइट्रोजन के, उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, रुको मैं इसको स्टेप वाइज बताता हूँ। तो मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ जिसमें 1 टाइम रिएक्शन करा हो। जैसे इन दोनों को देखो, यहाँ पर मैंने क्या दिया, देखो यहाँ पे लिखा 1 टाइम। अब 1 टाइम देखूंगा तो मेरे पास 2 बीटा पोजीशन है, यहाँ का बीटा पोजीशन है टर्शरी और यहाँ का बीटा पोजीशन क्या है, सेकेंडरी। अब मुझे मालूम है कि मोर स्टेबल कहाँ बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा इस वाले सेकेंडरी पे बनेगा। इसका मतलब मैं एक बार यदि मुझे करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा और इस वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, इसलिए आंसर में हमने लिखा है ये। और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता और लीविंग ग्रुप हटने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा और स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यदि एक से ज़्यादा पॉसिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो पहले किस साइड बनाएंगे, जिस साइड बनने वाला इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल बनता होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें थोड़ा और डिफिकल्ट। देखो यदि हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखने बैठेंगे तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अल्फ़ा बीटा जब मैं लिखूंगा, एक नहीं दो नहीं, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं अल्फ़ा बीटा की। तो यदि मैं एक बार ब्रेक करूंगा तो ये टर्शरी में कन्वर्ट होगा, फिर मैं क्वाटरनरी में कन्वर्ट करूं, फिर मैं हाइड्रोक्साइड बनाऊं, फिर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन करूं, फिर ये कैसा बन जाएगा ये, फिर उसके बाद यह टर्शरी अमीन भी रहा तो भी मुझे एक बार और करके क्वाटरनरी बनाना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं और सारे अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाने वाले हैं और इसमें जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ये। ठीक, इसका आंसर ये बनेगा। देखो मैंने सारे अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, इस तरीके से हम E1CB मैकेनिज्म को ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो क्या फाइनल डिसीजन रहा E1CB मैकेनिज्म का, हम कैसे पहचानेंगे E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म पहचानने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन तो ये है कि बीटा पोजीशन पे ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट रहे जो बनने वाले एनाइन को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर दे, तो हम E1CB पहचान जाते हैं। फ्लोरीन हमें अलग से याद रखना पड़ेगा, फ्लोरीन के केस में E1CB करते हैं। NR3+ में एक्चुअली लिखा मिलता है E2 मैकेनिज्म, लेकिन E2 मैकेनिज्म से करेंगे तो हम बार बार न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के एंटी एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हॉफमैन एलिमिनेशन को भी आंसर करने के लिए E1CB मैकेनिज्म से ही करेंगे। एक्चुअली होता कौन सा है, होता E2 मैकेनिज्म है। क्लियर है? थैंक यू।